हेलो दोस्तों, दिस इज़ कृष्णा वशिष्ठ। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ जहाँ पे भी होंगे अच्छे होंगे। और आज हम करने वाले हैं 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम चाइल्ड साइकोलॉजी और पैडागोजी। 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि एक्सपेक्टेड हैं, यानी कि सीटेट एग्ज़ाम के अंदर आने के लिए या फिर एस्टेट एग्ज़ाम में। आई थिंक आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही है। और साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, टैट्स गुरु को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर मैंने चाइल्ड साइकोलॉजी या फिर पैडागोजी को लेके काफ़ी क्वालिटेटिव वीडियोस बना रखी हैं, आप उनको वॉच कर सकते हैं। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, और कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर भी बताना कि आपने जो आंसर है वो क्या दिया था, आपके 10 में से कितने करेक्ट क्वेश्चंस आपने दिए थे। तो एक तरीके से टेस्ट भी हो जाएगा आपका, और साथ ही मैं एक्सप्लेनेशन भी आपको अच्छी प्रोवाइड करूंगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 21st क्वेश्चन। इससे पहले जो 20 क्वेश्चन है दोस्तों, ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं 21वां क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग हाईलाइट्स असेसमेंट फॉर लर्निंग। इनमें से 4 ऑप्शन में से आपको ये बताना है कि कौन सा बेस्ट ऑप्शन आपको लग रहा है जो कि असेसमेंट फॉर लर्निंग को हाईलाइट करता है। असेसमेंट फॉर लर्निंग, लर्निंग के लिए मूल्यांकन करना, लर्निंग को असेस करना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला ऑप्शन में रीड करूंगा। द टीचर असेस ए स्टूडेंट बेस्ड ऑन हिज हर परफॉर्मेंस इन कंपैरिजन टू अदर्स। दोस्तों अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो मैंने आपको बार बार बताया है कि जहां पर भी कंपैरिजन वर्ड आ जाए, जहां पे भी कंपैरिजन वर्ड आ जाए, मतलब स्टूडेंट को वी कैन नॉट कंपेयर। देखो पैडागोजी, चाइल्ड पैडागोजी के अंदर हम स्टूडेंट को किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट की आइडेंटिटी अलग होती है। ठीक है, हमें उसी को ध्यान में रख के उसको कैटर करना चाहिए। तो ए ऑप्शन तो मेरे को नहीं लग रहा बिल्कुल भी। बी ऑप्शन, द टीचर असेस कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। ओके, सी ऑप्शन को देख लेते हैं एक बार। द टीचर असेस द स्टूडेंट बाय कंपेयरिंग देयर रिस्पॉन्सेज टू स्टैंडर्ड रिस्पॉन्सेज। देखो फिर से कंपेयरिंग वर्ड आ गया। देखो कुछ वर्ड्स होते हैं पैडागोजी के अंदर, उस उनको आपको एक बार देखना पड़ेगा। अगर आप उनको एक बार देख लेते हैं, अपने माइंड में सेट कर लेते हैं, तो मैं यकीन मानो दोस्तों 99.9 ऑप्शंस ऐसे होते हैं कि आपको कंप्लीट ऑप्शंस पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, आप अपना टाइम सेव कर सकते हो। तो इसी ऑप्शन में फिर से कंपैरिजन आ गया। डी ऑप्शन देख लेते हैं। द टीचर असेस द स्टूडेंट बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन इन द टेक्स्ट बुक। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि टीचर जो है असेस कर रहा है उस इंस्ट्रक्शन के बेस पर जो कि टेक्स्ट बुक में दी हुई है, तो वो तो कॉपी बुक हो जाएगा। आपको एज ए टीचर ये भी नहीं करना है कि कॉपी बुक, क्योंकि एक तरीके से नेगेटिव ऑप्शन है यहाँ पर भी। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है, तो आइए दोस्तों एक बार बी ऑप्शन देख लेते हैं। द टीचर असेस कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट बिसाइड फोकसिंग ऑन द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। देखो टीचर जो है स्टूडेंट की थिंकिंग के अलावा, थिंकिंग पर फोकस करते हुए, इसके अलावा मतलब अगर बच्चों के आप कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को भी असेस कर रहे हो, दैट इज फॉर असेसमेंट फॉर लर्निंग। कंसेप्चुअल मतलब आपने सबसे पहले सिंपल क्वेश्चंस बच्चों को करा दिए, अब थोड़े से लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन आपको कराने हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपको कराना है रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ पर कंसेप्चुअल का मतलब वो है दोस्तों, एज ए टीचर आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, सबसे पहले आपने ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपने बता दिया। ठीक है, अब थोड़े से डिफिकल्ट, अब जब आप देखोगे कुछ टाइम के बाद कि हाँ बच्चे दे आर डूइंग, जो आपने किया, जो आपने बताया बच्चों को, उसके हिसाब से बच्चा अच्छा कर रहा है, बट आपने सिंपल क्वेश्चंस कराए हैं ना, अब थोड़े से कंसेप्चुअल बेस्ड, थोड़े से लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन कराने हैं ऑन द बेसिस ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। थोड़े से वर्डिंग वाले क्वेश्चंस बच्चों को कराए जो है एप्लीकेशंस वाले होते हैं, तो वहां पर बच्चा थोड़ा सा डिफिकल्टी महसूस करेगा। वो क्वेश्चंस भी कराने हैं। अगर वो क्वेश्चन एज ए टीचर आप करा रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आप असेसमेंट फॉर लर्निंग करा रहे हो। ठीक है, आपको समझ में आ गया। तो इसका जो राइट ऑप्शन है बच्चों, वो मैं आपको एक बार बता देता हूं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। यानी कि 3 ऑप्शन में मैंने आपको नेगेटिव वर्ड्स दिए हैं। कंपैरिजन देखो यहाँ पर आ गया, यहाँ पर देखो, यहाँ पे भी कंपेयरिंग आ रहा है, और यहाँ पर देखो इंफॉर्मेशन गिवन इन द टेक्स्ट बुक, ये अपने आप में ही एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है अपने ऑप्शंस को देख सकते हो, उनको हटा सकते हो, एक्सक्लूड करके आप अपने आंसर को निकाल सकते हो, रिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं एक बार। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चाइल्ड सेंटर्ड पैडागोजी मीन्स, चाइल्ड सेंटर्ड पैडागोजी मीन्स
अब यहाँ पर आपको पता चल रहा है चाइल्ड सेंटर्ड, मतलब ऐसी टीचिंग जहाँ पे टीचर स्टूडेंट को फोकस करके चलता है, स्टूडेंट को फोकस करके चलता है। अब इसके अंदर आप देखें कि अब जो भी हमारी एजुकेशन होगी वो टूवर्ड्स द स्टूडेंट होगी, मतलब स्टूडेंट को एज ए हम सेंटर पे रख के चलेंगे। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले जो हमारी टीचिंग होती थी वो टीचर फोकस होती थी, मतलब सारी चीज़ें जो हम बनाते थे करिकुलम वगैरह वो ऑन द बेसिस ऑफ टीचर बनाते थे। बट आजकल की टीचिंग चेंज हो चुकी है दोस्तों, और इसमें आपको देखो एक ऐसा ऑप्शन पिक करने की कोशिश करें जहां पर भी आपको लग रहा है कि भाई हाँ ये तो चाइल्ड सेंटर्ड है। पहला ऑप्शन, द टीचर लीडिंग ऑल द लर्निंग इन द क्लासरूम। अब ओबीसी सी बात है, चाइल्ड सेंटर्ड होगा तो टीचर लर्निंग क्यों करेगा, टीचर तो पढ़ाएगा भाई, ठीक है, तो ए ऑप्शन नहीं हो सकता। द टीचर डिक्टेटिंग द चिल्ड्रन व्हाट शुड बी डन। अब टीचर ये बताएगा स्टूडेंट को कि स्टूडेंट को क्या करना है, तो ये तो चाइल्ड सेंटर्ड नहीं हुआ ना, ये तो टीचर सेंटर्ड हुआ, टीचर ओरिएंटेड हो गया, तो बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। गिविंग प्राइमेसी टू चिल्ड्रंस एक्सपीरियंस एंड देयर वॉइसेस। ऑब्वियसली बात है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्या हो जाएगी पैडागोजी के अंदर, कि आप जो है स्टूडेंट के एक्सपीरियंस को तवज्जो देंगे, उनकी आवाज़ को बुलंद करेंगे, आप उनको अपॉर्चुनिटी देंगे आगे आएँ और अपने आप को एक्सप्लेन करें। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इज़ द राइट आंसर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये। चलते हैं आगे, नेक्स्ट बढ़ते हैं 23 क्वेश्चन पर। Which of the following statement describes Piaget and Vygotsky views on language and thought correctly? तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट सूट कर रहा है इस स्टेटमेंट पे, कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है स्टेटमेंट जो है प्याजे और वाइगोत्स्की के व्यू को एक्सप्लेन करता है करेक्टली। तो पहला ऑप्शन है बोथ व्यू लैंग्वेज एंड एज इमर्जिंग फ्रॉम द चाइल्ड्स थॉट, ठीक है जी। बी ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की थॉट इमर्ज फर्स्ट एंड अकॉर्डिंग टू प्याजे लैंग्वेज हैज ए प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन थॉट। सी ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू प्याजे थॉट इमर्ज फर्स्ट एंड अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की लैंग्वेज हैज ए प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन थॉट। दोस्तों अगर आपने प्याजे की और वाइगोत्स्की की थॉट्स के ऊपर लैंग्वेज के ऊपर आपने अगर मेरी वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ देखना, वहाँ पर मैंने आपको एक वीडियो में बता रखा है कि अकॉर्डिंग टू प्याजे थॉट पहले आती है, आपकी जो बच्चों की जो सोच है, थॉट है, ये जो प्रोसेस है दैट अकर फर्स्ट। और उसके बाद वाइगोत्स्की ने ये वाइगोत्स्की के अनुसार कहना है कि लैंग्वेज का हमारी भाषा का बहुत ही प्रबल इफेक्ट है थॉट के ऊपर। प्रोफाउंड का मतलब होता है प्रबल, बहुत ही ज़्यादा, मतलब हमारी जो भाषा है, भाषा का जो बहुत ही प्रबल इफेक्ट होता है हमारी सोच के ऊपर। हम क्या सोच रहे हैं, दैट इज प्योरली कंस्ट्रक्टेड बाई आर लैंग्वेज। लैंग्वेज में जो हम सोचते हैं वही बेसिकली हमारा थॉट प्रोसेस डिस्क्राइब करता है। तो यहाँ पर प्याजे के अकॉर्डिंग कि थॉट जो है वो सबसे फर्स्ट इमर्ज होता है, ऐसा मानना था प्याजे का। और वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग लैंग्वेज हैज ए प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन थॉट। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट बच्चों, ठीक है। अब ये तो दोस्तों आपको जब ही आएगा जब आप प्याजे की थ्योरीज को पढ़ेंगे या फिर वाइगोत्स्की की थ्योरीज को पढ़ेंगे, ये तो आपको तभी आएगा। तो मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, तो प्लीज़ आप जाके देखिएगा, प्लेलिस्ट के अंदर है, ओके। एंड इसका जो राइट ऑप्शन है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर सी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वॉचिंग हर ग्रैंड डॉटर आर्ग्यूइंग विद हर फादर फॉर गोइंग ऑन ए स्कूल ट्रिप। द ग्रैंड मदर सेज व्हाई कांट यू बी ओबीडियंट लाइक ए गुड गर्ल, हु विल मैरी यू इफ यू बिहेव लाइक ए बॉय। दिस स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। अब बच्चा कहीं जाना चाहता है, दादी उसको कह रही है कि आप जो है अच्छे लड़कियों की तरह बिहेव क्यों नहीं करते हो, अगर आप ऐसे ही बिहेव करोगे तो आपसे शादी कौन करेगा। तो अब ये जो स्टेटमेंट है क्या रिफ्लेक्ट करता है, पहला ऑप्शन डिफिकल्टीज फेस्ड बाय फैमिलीज इन चाइल्ड रियरिंग, जेंडर कंसिस्टेंसी, सी जेंडर स्टीरियोटाइप्स, डी है आपका ऑप्शन इम्प्रॉपर जेंडर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द गर्ल। तो इसमें कुछ दोस्तों आप पोज करके भी आंसर बता सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है।
ओके। और सी टेट के अंदर इस कॉन्सेप्ट के ऊपर ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन आता है, आप देख सकते हैं सी टेट की पुराने क्वेश्चन पेपर को भी उठा के। तो बच्चा कह रहा है कि मैं कहीं पर जाना चाहता है, तो उसकी ग्रैंड मदर कह रही है कि भाई वाई कांट यू बिहेव लाइक ए गुड गर्ल। तो देखो दोस्तों, सीधी सी बात है, यहाँ पर जेंडर स्टीरियोटाइप्स की बात हो रही है। जेंडर स्टीरियोटाइप में हम जो हैं एट्रीब्यूट्स को देख के, चाहे आपका लड़का है लड़की है, एट्रीब्यूट्स को देख के हम उनसे बातें करते हैं। और एक एक तरीके से आप जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक स्टेटमेंट देना चाहता हूं कि कुछ बच्चे खड़े हैं प्रैक्टिकल लैब में, तो वहां पर कुछ सामान जो है वो शिफ्ट कराना है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो वहां पर टीचर खड़ा है, तो वो लड़कों को कहता है कि आप इस सामान को उठा करके यहाँ से वहां रख दें। तो लड़कों को कहा है, ठीक है, लड़की को तो नहीं कहा है ना। तो ये जो स्टेटमेंट है, बेसिकली हम जेंडर को देख के बात करते हैं। जैसे हमने समाज में बना रखा है, जो लड़की है उसको उसके लिए पिंक कलर हमने डिक्लेयर किया हुआ है कि उनको पिंक कलर काफ़ी अच्छा लगता है पहनना ओढ़ना। तो ये भी एक जेंडर स्टीरियोटाइप की स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट करती है सोसाइटी के अंदर, जो कि हम ऑलरेडी ये कहीं से आती नहीं है, बट ये समाज के अंदर हम ही इस चीज़ को प्रेफर करते हैं, तवज्जो देते हैं। इस वजह से जेंडर स्टीरियोटाइप बढ़ता है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है जेंडर स्टीरियोटाइप, यानी कि सी इज द राइट ऑप्शन। ओके, आई थिंक आपको मेरी एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, क्योंकि मैं यूट्यूब एनालिटिक्स में देखता हूँ कि 80% अबाउट ऑफ पब्लिक, अबाउट 80% पब्लिक मेरी वीडियो को वॉच करते हैं, बट दे डू नॉट सब्सक्राइब द चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट असेसमेंट आर करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है असेसमेंट को लेके? असेसमेंट शुड हेल्प स्टूडेंट सी देयर स्ट्रेंथ्स एंड गैप्स एंड हेल्प द टीचर फाइन ट्यून हर टीचिंग अकॉर्डिंगली। बिल्कुल राइट सी बात लग रही है मुझे तो अब तक ये। असेसमेंट इज मीनिंगफुल ओनली इफ कंपैरेटिव। अब देखो कंपैरेटिव वर्ड आ गया, आपको ये वर्ड ही चूज नहीं करना है, कंपैरेटिव हटा दो यहाँ से, तो बी ऑप्शन नहीं हो सकता। असेसमेंट शुड असेस नॉट ओनली मेमोरी बट ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन। बिल्कुल सही बात है। असेसमेंट जो है वो केवल रट्टाफिकेशन को चेक ना करे, बल्कि साथ में स्टूडेंट कितना अपने आप को अप्लाई कर रहा है रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स में, उसको भी असेस करे। और डी ऑप्शन देख लेते हैं, असेसमेंट कैन नॉट बी पर्पसफुल इफ इट डज नॉट इंड्यूस फियर एंड एंजाइटी। अब देखो यहाँ पे फियर और एंजाइटी का वर्ड आ गया, ये अपने आप में ही नेगेटिव वर्ड है दोस्तों, वी आर नॉट गोइंग विद दैम। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका ए एंड सी। तो ए और सी देख लेते हैं, या ऑप्शन नंबर ए जिसमें लिखा हुआ है ए एंड सी इज द राइट ऑप्शन बच्चों, इज द राइट ऑप्शन। तो ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। असेसमेंट होनी चाहिए स्टूडेंट की, उनके स्ट्रेंथ को लेके, उनके कहाँ पर गैप बना हुआ है, टीचर को अपना फीडबैक में मिले, वो अपनी फीडबैक अकॉर्डिंगली दे, ठीक है। और असेसमेंट उनकी मेमोरी को ही चेक ना करे, बल्कि उनकी एप्लीकेशन को भी चेक करे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। अकॉर्डिंग टू द राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट 2009, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स शुड स्टडी। अब राइट टू एजुकेशन 2009 एक्ट के लिए कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट कही गई है? इन वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स विच वुड प्रिपेयर देम फॉर द लाइफ स्किल्स, at home with their parents and caregivers, providing necessary support in special schools created exclusively for them। एंड डी ऑप्शन है बच्चों, इन इंक्लूसिव एजुकेशन सेटअप्स विद प्रोविजंस टू कैटर टू देयर इंडिविजुअल नीड्स। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी लग रहा है वो राइट आंसर लग रहा है मुझे। इन इंक्लूसिव एजुकेशन सेटअप्स विद प्रोविजंस, मतलब देखो जो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के लिए चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, ऐसे चिल्ड्रन जिनको कुछ स्पेशल जिनकी ज़रूरतें हैं, जो स्पेशल नीड्स वाले चिल्ड्रन कहे जा सकते हैं, उनके लिए हम देखो अलग से स्कूल नहीं खोलते हैं। सोसाइटी से फिर सेग्रीगेशन हो जाएगा उन लोगों का। इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब नॉर्मल जो रेगुलर स्कूल्स हमारे रन कर रहे हैं हमारी सोसाइटीज़ में, उन्हीं के साथ उनको एक स्पेशल प्रोविजन दे के हम उनको कैटर करते हैं, उनकी इंडिविजुअल नीड्स को कैटर करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो वी डू नॉट मेक लाइक स्कूल्स विच special schools created exclusively for them, we do not do that। and
एट होम विद देयर पेरेंट्स एंड केयर गिवर्स प्रोवाइडिंग नेसेसरी सपोर्ट, ये स्टेटमेंट भी नहीं है, बट इन इंक्लूसिव एजुकेशन वी इंक्लूड दैम इन आर रेगुलर स्कूल सिस्टम, जहाँ पर हम उनकी इंडिविजुअल नीड्स को कैटर करते हैं. दैट इज राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009. इज दैट क्लियर? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन बच्चों. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन. आप अपना ऑप्शन भी मुझे बता सकते हैं, यू नो. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 वी आर ऑन. एन इफेक्टिव टीचर इन ए क्लासरूम वेयर स्टूडेंट कम फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड वुड. इफेक्टिव टीचर इन ए क्लासरूम, जो टीचर है वो इफेक्टिव कब ज़्यादा हो सकता है किसी भी क्लासरूम में, वेयर स्टूडेंट्स कम फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड. अब देखो डाइवर्स बैकग्राउंड का क्या मतलब है. स्टूडेंट जैसे एक क्लास के अंदर 30 स्टूडेंट्स हैं, तो 30 स्टूडेंट्स डिफरेंट सोसाइटी से आते हैं. दे कम फ्रॉम डिफरेंट सोसाइटीज ऑल टुगेदर. अब कोई स्टूडेंट साउथ से आके हरियाणा में पढ़ रहा है ना, कोई स्टूडेंट हरियाणा का साउथ में पढ़ रहा है, यू नो, ये तो डिफरेंट बैकग्राउंड हो गया ना. तो यहाँ पर दैट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी फॉर द टीचर. उनके दे नो अबाउट देयर कल्चरल बैकग्राउंड, यू नो. अगर साउथ का बच्चा कोई हमारे यहाँ पर आके पढ़ रहा है हरियाणा में, तो एज ए टीचर मेरे को उनका, यू नो, कल्चरल बैकग्राउंड के बारे में मालूम होना चाहिए. अब इन इफेक्टिव टीचर इन ए क्लासरूम वेयर स्टूडेंट कम फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड वुड क्रिएट ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट विद दोज फ्रॉम द सेम इकोनॉमिक बैकग्राउंड पुट टुगेदर. बिल्कुल नहीं करना है एज ए टीचर. अगर आप करोगे तो क्या कर रहे हो, देखो ग्रुप फॉर्म नहीं करना है आपको. क्लासरूम में ग्रुप फॉर्म करोगे एक सर्टेन लेवल तक, तो आप क्या कर रहे हो, आप यू आर मेकिंग सेग्रीगेशन, यू नो. इंडिविजुअल स्टूडेंट्स का आप सेग्रीगेट कर रहे हो. नेक्स्ट, पुश स्टूडेंट फ्रॉम डिप्राइव्ड बैकग्राउंड टू वर्क हार्ड सो दैट. बिल्कुल देखो स्टेटमेंट से ही नेगेटिव, यू नो, स्मेल आ रही है. ऐसा भी होता है कि आप देखो ऐसे स्टूडेंट को आप जो है, जो यू नो पिछड़े बैकग्राउंड से आ रहे हैं, आप उनको बोलते हो कि स्टडी हार्ड करने के लिए. आपको ऐसे नहीं बोलना है. नेगेटिव स्टेटमेंट अगेन, फोकस ऑन देयर कल्चरल नॉलेज टू एड्रेस इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग द ग्रुप. अब आपको करना क्या है, आप उनके कल्चरल बैकग्राउंड पर फोकस करें, ठीक है. और आपको काफ़ी हेल्प होगी उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझने के लिए, क्योंकि हर क्लास में बच्चा जो है एवरी स्टूडेंट ऑफ द क्लास हैव ए डिफरेंट पर्सनैलिटी. तो एज ए टीचर यू हैव टू अंडरस्टैंड देम, यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर कल्चरल बैकग्राउंड एज वेल. तो ये चीज़ें आपको करनी है. तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर. राइट ऑप्शन है आपके सामने, ठीक है. और नेक्स्ट चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 28. तो 28 में बच्चों थोड़ा ध्यान से पढ़ना, थोड़ा मैचिंग का क्वेश्चन है ये. मैच द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट विद देयर करेक्ट डिस्क्रिप्शंस. तो इसमें आपको प्रॉक्सी मॉडस्टल ट्रेंड दिया हुआ है. प्रॉक्सी मॉडस्टल है आपका प्रोग्रेस फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स. ये चाइल्ड ग्रोथ के अंदर आएगा. ये पूरा का पूरा पोर्शन मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप देख लेना. चाइल्ड ग्रोथ के अंदर आएगा कि जो ए ऑप्शन है इसमें, यानी कि प्रॉक्सी मॉडस्टल ट्रेंड आपका, यू नो, 5th पे जाएगा. प्रोग्रेशन फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ठीक है. और स्फेलोकोडल ट्रेंड जो है आपका जाएगा, यू नो, 2nd पर हेड टू टो सीक्वेंस. बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बिल्कुल आमने सामने का ऑप्शन है. इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस जाएगा आपका 1st पे. इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब है कि डिफरेंट चिल्ड्रन डेवलप एट डिफरेंट रेट्स ऑफ ग्रोथ. और डी ऑप्शन जाएगा आपका 3rd पे, जो कि बचा ही हुआ है. इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ए सिंगल चाइल्ड, द रेट ऑफ डेवलपमेंट कैन वेरी फ्रॉम वन डोमेन टू अनदर डोमेन, ठीक है. तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, आप देख सकते हैं. मैं एक बार उस क्वेश्चन को पूरा ही दिखा देता हूँ. यहाँ से आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें. और ऑप्शन नंबर यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ. ऑप्शन नंबर है ए. ए इज़ द राइट ऑप्शन दोस्तों, ठीक है. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ. Which of the following statement about cognition and emotions is correct? कॉग्निशन और इमोशंस को लेके इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट कही गई है? इमोशन इफेक्ट कॉग्निशन बट कॉग्निशन डज नॉट इफेक्ट इमोशन. कॉग्निशन एंड इमोशंस आर इंटरवाइंड एंड अफेक्ट्स ईच अदर. बिल्कुल सही बात है दोस्तों. देखो कॉग्निशन हमारे माइंड से रिलेटेड है, इमोशन भी हमारे माइंड से रिलेटेड है. अगर हम ये कहें कि भाई कॉग्निशन इमोशन का इफेक्ट है कॉग्निशन के ऊपर, बट कॉग्निशन का इफेक्ट नहीं है इमोशन के ऊपर, हाउ यू नो इट इज़ पॉसिबल? इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है. क्योंकि दोनों ही चीज़ एक डोमेन से आ रही हैं, माइंड से आ रही हैं. अगर इमोशन जो है कॉग्निशन को इफेक्ट करेगा, तो कॉग्निशन भी इट हैज़ टू इफेक्ट इमोशन एज वेल.
तो इंटरवाइंड है, इंटरवाइंड मतलब बंधे हुए हैं, अगर एक इफेक्ट होगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये चीज है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलो इसका एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ रियल में। पहले मैं ऑप्शन बता देता हूँ आपको। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। कोग्निशन एंड इमोशंस आर इंटरवाइंड एंड अफेक्ट ईच अदर। देखो एक बच्चा है, वो अब देखो उसके घर में हालात अच्छे नहीं है, ठीक है, उसके मम्मी पापा में हमेशा लड़ाई होती है, तो इमोशनली वो बच्चा वीक होगा। अब वो बच्चा क्या पढ़ सकता है क्लासरूम के अंदर? क्या उसका कॉग्निशन लेवल काम करेगा? टीचर कुछ भी पढ़ा रहा है, डेफिनेटली ही और शी इज नॉट गोना स्टडी इफेक्टिवली। इफेक्टिवली नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इमोशनली वो बच्चा वीक है। तो कॉग्निटिवली वो बच्चा डेफिनेटली जो है वो काम नहीं करेगा, उसका कॉग्निशन, ठीक है। तो अगर इमोशनली बच्चा वीक है तो उसके कॉग्निशन पे इफेक्ट हो गया। ऐसे ही कॉग्निशन में अगर कोई बच्चा नहीं चल पा रहा है, वीक है, तो डेफिनेटली इमोशन पे फर्क पड़ेगा। तो ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ इंटरवाइंड होती है। यहां पर भूल ना करें कि इमोशन पे तो इफेक्ट पड़ता है बट कॉग्निशन पे इफेक्ट नहीं पड़ता, ऐसा नहीं होना चाहिए, इंटरवाइंड है। अपने नोट्स बना लो साथ में, ठीक है। नाउ आज का लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। इन एन एक्सक्लूसिवली विद डाइवर्स लर्नर, कोऑपरेटिव लर्निंग एंड पीयर ट्यूटरिंग, इन एन सॉरी एक्सक्लूसिवली नहीं है, सॉरी, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम, एक इंक्लूसिव क्लासरूम के अंदर डाइवर्स लर्नर्स जो कि डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, कोऑपरेटिव लर्निंग जो कि सहायक लर्निंग है, एक दूसरे को सहायक करके पढ़ाई जाती है, एंड पीयर ट्यूटरिंग should not be practiced and students should be segregated। बिल्कुल गलत बात है, स्टूडेंट्स को सेग्रीगेट नहीं करना है। बी ऑप्शन देख लेते हैं, शुड बी यूज्ड ओनली समटाइम्स, समटाइम्स नहीं, हमेशा यूज करो यार, क्या दिक्कत है। पीयर ट्यूटोरिंग है, कोऑपरेटिव लर्निंग है, डाइवर्स लर्नर्स के लिए बहुत ही अच्छी इफेक्टिव टीचिंग ट्रिक है ये। शुड बी एक्टिवली डिस्करेज, डिस्करेज वर्ड आ गया, सी ऑप्शन नहीं हो सकता बिल्कुल। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचा हुआ है, डी। एक बार देख लेते हैं, शुड बी एक्टिवली प्रमोटेड टू फैसिलिटेट पीयर एक्सेप्टेंस, बिल्कुल सही बात है। ये जो टेक्निक्स है यानी कोऑपरेटिव लर्निंग की, पीयर ट्यूटोरिंग की, डाइवर्स लर्नर के लिए, डाइवर्स लर्नर जो आपके क्लासरूम के अंदर आते हैं, दैट इज एब्सोल्युटली वर्किंग स्ट्रेटजी फॉर द टीचर स्टूडेंट्स। अगर आप टीचर हैं अपने क्लासरूम के अंदर, समटाइम्स नहीं, मैं तो कहता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, आप जो है डाइवर्स टी को काउंटर करने के लिए आप जो है पीयर ट्यूटोरिंग करा सकते हैं, मतलब दो बच्चों की एक साथ लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग, आप ग्रुप बनाएं, कोऑपरेटिव लर्निंग कराएं, एक वीक बच्चा, एक अच्छा बच्चा, उनको साथ में बैठ के पढ़वाएं। तो ये एक दूसरे को सहायक, एक दूसरे को बताएं। अगर एक को नहीं आता है तो वो दूसरे से समझे जिसको आता है, और जिसको आता है उसको क्लासरूम से समझवाएं बोर्ड पे आके। तो ये सारी जो ट्रिक हैं ये एज ए टीचर के लिए बहुत ही उपयोगी है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी, शुड बी एक्टिवली प्रमोटेड, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम एज ए टीचर आपको करना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर डी। तो आज का ये सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा मुझे। मैंने आपको 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, और आपने साथ में नोट्स भी ज़रूर बनाए होंगे। तो अगर आपको समझ में नहीं आई ये फर्स्ट टाइम ये वीडियो, तो वीडियो को बार बार देखिएगा, और इसके जो मैंने 2 पार्ट ऑलरेडी बना रखे हैं, 1 to 10 क्वेश्चन, 11 to 20 क्वेश्चन, वो आप ज़रूर देख सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर नहीं किया है। नेक्स्ट टाइम किसी और क्वेश्चन पेपर के साथ आएंगे जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो पाए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में। धन्यवाद।